इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट 2 - 60। अगर हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू पता करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट इक्वल टू 0, यानी कि फॉर मैक्सिमम हमने तीसरा पार्ट करना है, फॉर मैक्सिमम di बाई डी टी इक्वल्स 0। तो इसको di बाई डी टी करने पर -6 आएगी वैल्यू, -6 आएगी वैल्यू di बाई डी टी। ये 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब हम मैक्सिमम करंट इसके लिए नहीं ले पाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम करंट के लिए अगर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हमने 2t - 260 स्क्वायर रखी हुई हो, इस कंडीशन में हमारे पास di बाई डी टी क्या आएगी, di बाई डी टी क्या आएगी, di बाई डी टी इसकी डेरिवेटिव करने पर 2 - 12t। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए di बाई डी टी इक्वल 0 करनी पड़ेगी। इसका मतलब 2 - 12t इक्वल्स 0। और इस तरीके से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर हमने ऐसा लिखा 2 इक्वल्स 12t तो t इक्वल्स आई हमारे पास 1/6 सेकेंड्स, 1/6 सेकेंड्स। और इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू करंट की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो गिवन है उसमें हम पुट करेंगे ये वैल्यू, और इस तरीके से टू इंटू 1/6 -6 इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी पड़ेगी, अगर मैक्सिमम करंट हमें निकालनी है फर्स्ट डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए जो वैल्यू हमें गिवन होगी, करंट की वैल्यू क्या है। अगर करंट की वैल्यू हमने यही कंसिडर किया था, I इक्वल्स 2t - 6t स्क्वायर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने करंट की ली थी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए di बाई डी टी को 0 करना पड़ेगा, जो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0 कर दिया, और इसके बाद वो टाइम निकाला। हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम की कौन सी क्या वैल्यू होगी जिस पर करंट मैक्सिमम होगा, किस टाइम पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमने ये निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स 0 किया और इससे हमने टाइम निकाला। इस टाइम को गिवन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो इस तरीके से हम ये आंसर कर सकते हैं। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी का मतलब है करंट डेंसिटी इक्वल्स करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। अगर हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर की अपनी एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऐसी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा हो इस डायरेक्शन में, तो हमें करंट डेंसिटी इस फॉर्म में मिलेगी, J इक्वल्स I बाय A। SI यूनिट इसकी, SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन कंडक्टर पर यूनिट एरिया। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं तब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसमें दिया जाता है तब हम अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले डिफाइन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ व्हाट? किसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कांस्टेंट velocity with which electrons are drifted towards positive terminal of conductor when electric field is in the presence of electric field, in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो एक तरह से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरफ। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे इस तरफ मूव करेंगे। हमें यहां पर यह समझना है, हमने सबसे पहली चीज कही है कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरी ड्रिफ्टेड। हमें यह भी जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या है। यहां पर हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ये सेल से कनेक्ट किया गया है कंडक्टर, अगर ये ना हो, सेल से कनेक्ट ना किया गया हो, तब भी क्या मैक्सिमम एवरेज हम कह सकते हैं, एवरेज, दैट एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज, ये एवरेज वैल्यू है। हम उस एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को दो सिनेरियो में, दो स्थितियों में हम देखेंगे। पहली स्थिति तब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है, दूसरी स्थिति तब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक जो भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस है तो उस केस में क्या होगी? उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होगी।
एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 होगी। और ऐसा इसलिए होगा एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 होगी। इसकी वजह क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे और उनकी मूवमेंट रैंडम थी। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन अलग अलग, उनकी रैंडम मोशन थी। तो अगर हम सबकी ऐड करेंगे वेलोसिटी, उनका एवरेज लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने 0 रखा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन जब होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। अब जबकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तब क्या होगी? इसको समझने की जरूरत है। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैट में हमने किया हुआ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रॉन्स माइनस ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड होंगे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेटेड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उसके ऑपोजिट होगी, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके ऑपोजिट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड होंगे, इस मैग्नीट्यूड को हमें देखना पड़ेगा। और ये मैग्नीट्यूड हमने एक्सीलरेशन का लिया और इस एक्सीलरेशन की वजह से उनकी वेलोसिटी जो बनेगी वो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसमें हमें देखना है। एवरेज वेलोसिटी यहां पर हमें देखना पड़ेगा VI इक्वल्स A इंटू T का एवरेज, A इंटू T का एवरेज। A इंटू T का एवरेज ऐसा इसलिए होगा कि अगर हम वेलोसिटी को ऐड करें, इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए देखें तो क्या होगा? V1 इक्वल्स U1 प्लस AT1, V2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, U2 प्लस AT2। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स काम कर सकते हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने पर Vn इक्वल्स UN प्लस ATN। अब इस तरह अगर सभी को ऐड कर लिया जाए, सभी को ऐड करने पर क्या मिलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn बाय n इक्वल्स U1 प्लस U2, ये सारे वेक्टर के फॉर्म में है, और इस तरीके से U1 प्लस U2 प्लस U3 डिवाइडेड बाय n प्लस AT प्लस A, सभी इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए A मैंने कम बाहर रखा है, और ये T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक डिवाइडेड बाय n। हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज। इसका ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू हमें एवरेज देगी। ये वैल्यू एवरेज वैल्यू है किसका? सारे इलेक्ट्रॉन्स का। कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर अलग अलग हैं, पहले रैंडम थे, अब सारे स्ट्रीमलाइन हो गए,
एक डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी एक ही डायरेक्शन में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने पर ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एब्सेंस होगा तो रैंडमनेस होगी, अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, उनकी एवरेज लेने पर जीरो आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स ए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कहते हैं एवरेज ऑफ ये टाइम जो हमने निकाला अभी, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम ए टाउ। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, ये जो वैल्यू हमने ली है, इस वैल्यू को एवरेज, ये इनिशियल वैल्यू थी व्हेन E वाज जीरो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो जब ली थी, तो ये सारे वैल्यूज थे इस सिनेरियो में, ये U1, U2, U3 इनिशियल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था। तो इसका एवरेज लेने पर ये एवरेज क्या था, ये एवरेज था जीरो, ये एवरेज था जीरो। मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए, ये एवरेज जीरो था। तो इसी वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करते हैं जीरो, और इसके लिए हमने लिखा टाउ, टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, अब एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या मिली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय m। हमें एक बार इस पर गौर करना है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन हमें यह बता रहा है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। और ये मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने पर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ई कैपिटल E टाउ बाय m। अब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, हमने टाउ के लिए क्या लिया हुआ है, टाउ किसको बोलेंगे, टाउ क्या है वो समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, टाउ हमने लिया है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम हम कह रहे हैं एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल in which average time interval between two successive collisions, between two successive collisions, between two successive collisions of electrons, collisions of electrons। और इस तरीके से हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोलिजन्स होती रहेंगी, और उनके कोलिजन के अगर मान लेते हैं एक कोलिजन, अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रैंडमनेस है, एक इलेक्ट्रॉन अभी इससे कोलाइड करता है, फिर यहां से अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने से पहले ये कोई टाइम स्पेंड होगा, वो टाइम हमने एक t1 लिया, फिर दोबारा कोलिजन के लिए